चलो देखो कल क्या पढ़ाया था। कल मैं पढ़ाया था प्रतिरोधकता और प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है ना। प्रतिरोधकता तो ज्ञात करना नहीं सिखाया था, प्रतिरोध केवल बताया था कि जैसे किसी चालक की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध में किस प्रकार परिवर्तन होगा, आधा कर दिया जाए तो कितना परिवर्तन होगा, इस टाइप से कुछ बताया था। आज उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा उसी में ज़्यादा समझते हैं। ठीक है ना। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो जानना ज़रूरी होता है, भले पेपर में नहीं पूछेगा। ठीक है ना। जैसे अब मैं जो चीज़ बताऊंगा वो 12 के सिलेबस के हिसाब से नहीं है, लेकिन आना चाहिए ताकि आगे जब फिजिक्स पढ़ो इंटर के बाद तब ज़रूरी होता है ये आना। ठीक है ना। तो ये चीज़ आनी चाहिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है। मैं क्या बताया था तुम लोगों को, आर बराबर फार्मूला होता है माइनस ई, फिर माइनस ई, उसके बाद यल, यही ना होता है, नहीं यम होता है, माइनस यम यल बटे यन ई स्क्वायर टाउ एवरेज, यन ई स्क्वायर टाउ एवरेज इंटू ए। ये फार्मूला पढ़ाया था आर का। इसमें से हमने इस पूरे को क्या मान लिया था, कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट का नाम क्या था, रो। तो आर बराबर आ गया था रो यल अपान ए। और इसके आधार पे इसमें देखा जाए तो रो बराबर क्या है, माइनस यम अपान यन ई स्क्वायर टाउ एवरेज। यही चीज़ है ना। मैं ये फार्मूला भी प्रूफ करवा चुका हूँ, ये फार्मूला भी बता चुका हूँ, और ये भी बताया ही हूँ, बस ऐसे अलग से लिखा नहीं था। ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, थोड़ा सा पहले इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ज़्यादा, उसके बाद मैं इस पे आता हूँ। ठीक है ना। ये जो चीज़ लिखी हुई है फार्मूला, ये जो लिखा हुआ है, इसमें यल क्या है और ए क्या है। यल मतलब चालक की लंबाई और ए मतलब उस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब किस टाइप का क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल से क्या हो रहा है चालक में, उसकी लंबाई से, यही दोनों परिवर्तित होते हैं तो प्रतिरोध में परिवर्तन होता है। रो के परिवर्तन होने से रो बदलता ही नहीं है, चालक एक ले लिए तो उसका प्रतिरोधकता फिक्स रहेगी। ठीक है ना। तो थोड़ा सा यल क्या है और ए क्या है उसको समझते हैं। जैसे ये हमारे पास एक चालक है, ये क्या है, हमारे पास एक चालक है। ठीक है ना। तो इस चालक की लंबाई हम लोग मान लेते हैं कितना है, यल है, और वही लंबाई यहाँ पे लिखी हुई है। और इस चालक का ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना। इसी को थोड़ा अलग टाइप से देखा जाए तो जब हम इस चालक में धारा प्रवाहित करवाएंगे, मान लो धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, धारा कैसे प्रवाहित हो रही है, ऐसे, इधर से धारा आई है और इस चालक में उस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है। तो अगर मैं बोलूं यल क्या है धारा के पद में बताओ, तो मैं बोलूँगा कि यल वह लंबाई है जिस लंबाई पर धारा प्रवाहित हो रही है। हो रही है कि नहीं। यल क्या है, हाँ, यल यह वह लंबाई है जिस पर धारा प्रवाहित हो रही। यल वह लंबाई है जिस पर धारा प्रवाहित हो रही। अगर पूछूं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को धारा के पदों में बताओ क्या है, यल है चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, हमको पता है। लेकिन अगर धारा को साथ लेके हमको ए के बारे में कुछ लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे। देखो यही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये ऐसा एक तार है, यहाँ पे एक गोल वाला हिस्सा दिख रहा है ना, वही यहाँ पे बना हुआ है, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ए। तो इसी ए से होकर धारा चालक में प्रवेश कर रही है, कर रही है कि नहीं। तो ये ए वह क्षेत्रफल है जिससे होकर चालक में धारा प्रवेश करती है। ठीक है ना, जिसके लंबवत। तो लिखेंगे यह वह क्षेत्रफल है
यह वह क्षेत्रफल है जिसके लंबवत चालक में धारा प्रवेश करती है। चालक में धारा क्या करती है? ऐसे प्रवेश करेगी, ठीक है ना, तो उसके लंबवत ही प्रवेश करेगी। तो अगर ए के बारे में हमको कुछ लिखना है तो हम क्षेत्रफल लिख सकते हैं कि यह वह क्षेत्रफल है जिसके लंबवत चालक में धारा प्रवेश करती है। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? अब इसे देखो क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा, इसको लिखने का फ़ायदा क्या हुआ इसको समझो। मैं क्यों इसको लिखा, कभी कभार कंपटीशन वाले एग्जाम में पूछ देता है, बोर्ड वाले में तो आज तक इस टाइप का शायद नहीं पूछा है, पूछा होगा तो मैं देखा नहीं हूँ अभी तक, अगर पूछा भी होगा तो नहीं पता। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, अलग अलग टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, ये हमारे पास एक चालक है, ये क्या है, हमारे पास एक चालक है, एक क्या है, चालक है। अभी तक हम इस चालक को पूरा भरा हुआ मानते थे, इस चालक को क्या मानते थे, अंदर से पूरा क्या हुआ है, भरा हुआ है। अब इस चालक को हम अगर बीच में से खोखला मान लें, कैसा मान लें, खोखला। इस चालक को बीच में से कैसा मान ले रहे हैं, खोखला। इस चालक को बीच में से कैसा मान लें, खोखला। मतलब ये वाला पार्ट पूरा भरा हुआ है, इधर खाली नहीं है, ठीक है ना। खाली क्या है, बस ये बीच वाला पार्ट, ये खोखला चालक हमने ले लिया है। कैसा चालक ले लिया है, ये बीच में एक जगह खाली है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी इस चालक का पदार्थ नहीं भरा हुआ है। जैसे ये देख रहे हो इसमें होल दिख रहा है ना, इस टाइप का है। आई बात समझ में? ये बीच वाली जगह क्या है, खाली है, ठीक है। बीच वाली जगह क्या है, खाली है। इसमें धारा इस डायरेक्शन में बह रही है। किस डायरेक्शन में बह रही है, ऐसे धारा बह रही है इधर की, ठीक है ना। इस चालक की भी लंबाई कितनी है, यल ही है। चालक की भी लंबाई कितनी है, यल। इसका ये जो छोटा वाला हिस्सा है ना, ये छोटे वाले हिस्से की त्रिज्या है r1, और ये बड़ा वाला जो हिस्सा है इसकी त्रिज्या कितनी है, r2। बड़े वाले हिस्से की त्रिज्या कितनी है, r2। या छोटे वाले को स्मॉल r मान लो, बड़े वाले को कैपिटल R मान लो। दो टाइप के सर्किल दिख रहे हैं ना वहाँ पे। ऐसे इसको देखो तो इसमें एक ये पूरा बड़ा वाला सर्किल और इसके अंदर ये छोटा वाला भी है। तो छोटके वाले की त्रिज्या छोटका r, बड़के वाले की त्रिज्या बड़का r। यहाँ तक समझ में आया? अब हमको इस चालक का प्रतिरोध बताना है। इस चालक का क्या बताना है, तो थोड़ा सा मैं R1 R2 ही सही किया था, क्योंकि ये R त्रिज्या को नहीं प्रतिरोध को ही लगेगा प्रदर्शित कर रहा है, तो R2 ही मान लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि R से यहाँ प्रतिरोध को भी तो दिखा रहे हैं। अगर उसी को मैं R मान लूँगा तो इसको क्या मानूंगा, R डैश मान सकता था, लेकिन जाने दो, R1 R2 सही रहेगा। क्या पता कभी पढ़ते समय तुमको पता नहीं चले त्रिज्या है मान लिया R, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अब हमको इसका प्रतिरोध लिखना है R। इस चालक का क्या लिखना है, प्रतिरोध R। तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध वही रहेगा, विशिष्ट प्रतिरोध फिक्स रहता है रो। अब हमको लिखना है यल। हमको क्या लिखना है, तो यल वह लंबाई है जिस पर धारा प्रवाहित होती है। यहाँ भी इसी लंबाई पर धारा प्रवाहित हो रही है, यल लंबाई पर ही। यल में कोई परिवर्तन नहीं है। तो यल जैसे था वैसे ही लिखना है, उसका मान उन कुछ यहाँ पे नहीं है। लेकिन जो ए लिखा है उस ए के बारे में थोड़ा सा सोचो कि ए की जगह तुम क्या लिख सकते हो। ए वह क्षेत्रफल है जिसके लंबवत चालक में धारा प्रवेश करती है। यहाँ से धारा प्रवेश कर रही है, यहाँ से धारा क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है, वही वाला क्षेत्रफल है। अगर तुम इसको ऐसे सामने से देखो तो क्या दिख रहा है, एक बड़ा का वृत्त दिख रहा है, एक उसके अंदर छोटा सा वृत्त दिख रहा है, यही दिख रहा है। एक ऐसे बड़ा सा वृत्त दिख रहा है और एक इसी के अंदर ऐसे छोटा सा वृत्त दिख रहा है, नहीं हो रहा है। छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है R1 और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है R2। ये बीच वाला जो हिस्सा है ये तो खाली है, बीच वाला हिस्सा क्या है, खाली। तो भरा हुआ कौन है, यही ना।
और इसी क्षेत्रफल से होकर धारा प्रवेश कर रही है, ऐसे अंदर कर रही है कि नहीं। तो इसी क्षेत्रफल के लंबवत धारा प्रवेश कर रहे हैं, हमको पता चल गया। तो हमको ये क्षेत्रफल चाहिए ना। हम पहले ए मान लेते थे क्योंकि भरा हुआ रहता था बीच में पूरा, ये बीच में क्या रहता था, पूरा भरा हुआ रहता था, खोखला रहता ही नहीं था। कि क्षेत्रफल निकालने की जरूरत पड़े हम लोग ए मान के चलते थे। अगर त्रिज्या दे दिया तो पाई आर स्क्वायर कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उसी टाइप का क्षेत्रफल लिया गया है, बस बीच में थोड़ा सा काट के निकाल दिया गया। तो वही क्षेत्रफल हमको चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाले वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर दूंगा। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई R2 का स्क्वायर माइनस अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर। तो ये आ गया इसका प्रतिरोध। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तुम पाई कॉमन ले सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये इसका प्रतिरोध हो गया। आई बात समझ में। हमको पता है कि इसी क्षेत्रफल से होकर धारा प्रवेश कर रही है, बीचों में तो जगह यह खाली ओम में थोड़ा धारा बह रही है, तो उसका क्षेत्रफल क्या कर दिए माइनस पाई R1 का स्क्वायर। आई बात समझ में। तो ये जो आया ये क्या आया, प्रतिरोध आया। इसका प्रतिरोध ये है, इसका प्रतिरोध ये है। डिफरेंस दिखा कि नहीं। अगर इस टाइप का, अगर मैं ये चीज़ नहीं बताऊंगा दोनों पॉइंट ना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया तो कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा मोड़ा जरूर। जो ज़्यादा दिमाग लगाएगा, अपने से प्रैक्टिस करेगा, वो तो कर ले जाएगा। लेकिन तुम लोग अपने से प्रैक्टिस करते नहीं हो, सोचते नहीं हो, जितना बताते हैं बस उतने सोच ही पाते हो, तो नहीं कर पाते, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ये तो जिस टाइप का हमारा तार होता है उसी टाइप का मैं बनाया ही हूँ। ऐसे ही तार होता है ना, ऐसे ही तार होता है ना। अब थोड़ा सा अलग टाइप का, जैसे लोहे का एक टुकड़ा ले लें खूब बड़ा का, जैसे ईंटा ऊँटा होता है ना, ईंट देखे हो ना, उस टाइप का एक लोहे का टुकड़ा ले लें, तब कैसा होगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक कुछ इसी टाइप का रहेगा। ऐसे एक चालक ले रहे हैं, ऐसे क्या ले रहे हैं, एक चालक। ईंट देखे हो ना, उसी ईंट के जैसा मैं एक चालक ले रहा हूँ। ईंट में आयतन होता है कि नहीं, होता है ना। हाँ, क्योंकि उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। जिसमें तीनों चीज़ें होती हैं उसमें आयतन भी होता है। तो ये मैंने एक ईंट ले लिया। इस ईंट की लंबाई a है। इस ईंट की लंबाई कितनी है, a। इस ईंट की चौड़ाई b है। इस ईंट की चौड़ाई कितनी है, और इसकी ये जो ऊंचाई है वो कितनी है, c है। इसकी ऊंचाई कितनी है, c है। ऐसे दिखा दिए, ठीक है ना। अब ये वो जो जिसका ईंट बना होता है वो चीज़ नहीं है यहाँ पे, ये कोई चालक है, ठीक है ना। लोहा हो सकता है, कॉपर हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, कोई चालक का है टुकड़ा, ठीक है ना। बस ईंट जैसा लिया गया है। अब इसमें क्या हमसे पूछ रहा है, बोल रहा है कि धारा इधर से प्रवेश कर रही है। धारा इधर से क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है, और इधर से निकल जा रही है। ये धारा जो है इधर से प्रवेश कर रही है और इधर से क्या कर रही है, निकल जा रही है। पहली स्थिति, स्थिति नंबर 1, कि धारा इधर से प्रवेश की, इस पृष्ठ से, इस वाले पृष्ठ से, इस वाले पृष्ठ से धारा क्या की, प्रवेश की, और इस वाले पृष्ठ से क्या की, बाहर निकल गई। इस वाले पृष्ठ से धारा क्या की, बाहर निकल गई, ठीक है ना। ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 या स्थिति नंबर 1 ऐसे लिख लेना। एक क्या है, ऐसे ऊपर से धारा प्रवेश कर रही है, ऊपर से धारा प्रवेश कर रही है। दूसरी स्थिति है, 2 स्थिति में तुमसे प्रतिरोध पूछेगा। ऊपर से धारा प्रवेश कर रही है और ऐसे नीचे से निकल जा रही है, ठीक है ना। ऊपर से धारा प्रवेश की और ऐसे निचले वाले पृष्ठ से निकल गई। ये दूसरी स्थिति में प्रतिरोध पूछ रहा है। दोनों स्थितियों में हमको क्या बताना है, प्रतिरोध। 2 स्थितियां हैं, पहली और दूसरी। एक स्थिति और बना सकते हो चाहो तो, ये सामने से धारा प्रवेश करे पीछे से निकल जाए, या पीछे से धारा प्रवेश करे सामने से निकल जाए। तो उसको बनाना पॉसिबल नहीं है तो मैं नहीं बना रहा हूँ। ऐसे बनाने के लिए बना के दिखा सकता हूँ, या मन में सोच लो, ठीक है। तो एक ऐसी भी स्थिति ले सकते हो जिसमें सामने से धारा प्रवेश करेगी और उधर से पीछे से निकल जाएगी। अब मैं इधर से धारा प्रवेश करवाया हूँ, इधर से निकाल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि इधर से नहीं प्रवेश करवा सकते, उल्टा भी कर सकते हो। आई बात समझ में। चलो तीसरी स्थिति हम लोग उल्टा करके ही ले लेते हैं। मान लेते हैं एक बार
इधर से धारा प्रवेश कर रही है, इधर से धारा प्रवेश कर रही है, ये स्थिति नंबर 3 है, और इधर से पार हो जा रही है, इधर से क्या हो जा रही है, पार हो जा रही है। ये तीसरी स्थिति है। तीनों स्थितियों में हमको क्या करना है, तीनों स्थितियों में चालक का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तीनों स्थितियों में हमको चालक का क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं, तो चालक का प्रतिरोध R ज्ञात करना है तीनों स्थितियों में। तो कैसे ज्ञात होगा देखना, ठीक है। हमको प्रतिरोध निकालना है, प्रतिरोध का फार्मूला ये लिखा है ρL/A, उसी को अप्लाई करेंगे। केस नंबर फर्स्ट पे पहले देखते हैं, केस नंबर फर्स्ट का हम लोग सोल्यूशन करेंगे और उसका प्रतिरोध लिखेंगे। बहुत बड़ा बड़ा हल नहीं करना है, चित्रवा देख के डरो मत कि खूब हल करना पड़ेगा। एक लाइन में बस आंसर डायरेक्ट लिख देना है, कुछ है ये नहीं है, क्या लिखोगे, मानून दिया है कि गुणा भाग करना है, कुछ नहीं दिया है, बस एक लाइन में आंसर आएगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। रो तो फिक्स होता है इसका, इसकी भी प्रतिरोधकता हम मान लेते हैं कितनी है, रो, वो किसी भी चालक का फिक्स रहेगी अगर तापमान और पदार्थ में परिवर्तन नहीं कर रहे हो तब। ऐसा नहीं है कि हमेशा फिक्स हो गई, पदार्थ बदल दिए, टेम्परेचर बढ़ा दिए, तब भी चालकता उतना रहेगी, तब नहीं होगी उतना। और क्यों नहीं होगी, आगे वही हमको पढ़ना है कि प्रतिरोध की और उसका प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, ठीक है ना, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन पहले इसको समझो, रो फिक्स होता है, लिख लिए सबके लिए, ठीक है ना। इसका हम लोग टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हैं, ताप में कोई परिवर्तन नहीं है, पदार्थ भी नहीं बदल रहे हैं, जैसा है वैसा पड़ा हुआ है, तो उसकी प्रतिरोधकता फिक्स है, इसको हम नहीं बदल सकते। उसके बाद हमको क्या लिखना है, यल। पहली स्थिति में हमको लिखना है यल, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है रो के बाद यल, और मैं बताया हूँ कि यल वह लंबाई है जिस पर धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब जिस पे धारा प्रवाहित होती है। तो बताओ पहली स्थिति में, ये पहली स्थिति है, इस स्थिति में धारा किस लंबाई पर प्रवाहित हो रही है, ऐसे प्रवेश कर रही है ना, ऐसे प्रवेश कर रही है कि नहीं, तो ऐसे प्रवेश करके इधर से निकल रही है, तो ऐसा ही सीधा गई होगी कि नहीं। तो जब ऐसा सीधे जाएगी तो इस सीधे वाली लंबाई, ये वाली लंबाई कितनी है, ए है कि नहीं, इसी लंबाई पे प्रवेश करके निकल रही है ना, ए लंबाई पे धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं। तो यल के जगह हमको क्या लिखना है, ए, क्योंकि इस बार धारा ए लंबाई पर प्रवाहित हो रही है पहली स्थिति में, बटे क्षेत्रफल, कौन सा क्षेत्रफल, जिसके लंबवत धारा प्रवाहित हो रही है, चालक में प्रवेश कर रही है जिसके लंबवत, क्या है ए, वह क्षेत्रफल है जिसके लंबवत धारा चालक के भीतर प्रवेश करती। तो इसमें किस क्षेत्रफल के लंबवत धारा प्रवेश कर रही है, वारण वाले क्षेत्रफल वाले, उधर एक क्षेत्रफल दिख रहा है ना, ये जो मैं ऐसे लाइन बनाया हूँ, उसी क्षेत्रफल से प्रवेश कर रही है ना, तो वो क्षेत्रफल कितना होगा, तो वो आयत है, वारण वाला क्या है, आयत। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे इसकी लंबाई ये, चौड़ाई ये, लंबाई ये, चौड़ाई ये, बी इंटू, तो बी इंटू क्या हो गया, ये आ गया पहली स्थिति में चालक का प्रतिरोध। आई बात समझ में। चलो स्थिति नंबर 2, केस नंबर 2, दूसरी स्थिति में आर का मान क्या होगा। दूसरी स्थिति में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि पहले तो रो लिख लें, इधर से धारा प्रवेश कर रही है और इधर से निकल गई, ऊपर से प्रवेश कर रही है नीचे से निकल रही है, इसका मतलब कि ये वाली जो लंबाई होगी उसी लंबाई के सापेक्ष धारा प्रवाहित हो रही होगी। तो ये वाली लंबाई कितनी है, सी, है कि नहीं, ये वाली लंबाई कितनी है, सी। तो लंबाई की जगह हम क्या रख दिए, सी, बटे जिस क्षेत्रफल के लंबवत प्रवेश कर रही है, इस बार इस वाले क्षेत्रफल के लंबवत प्रवेश कर रही है, इसकी लंबाई ये वाली कितनी होगी, ये ए है तो ये भी ए है, और चौड़ाई कितनी होगी, बी, कितनी होगी, तो लंबाई ए, चौड़ाई बी। तो दूसरी स्थिति में ये आ गया उसका प्रतिरोध। आई बात समझ में। चलो तीसरी स्थिति, तीसरी स्थिति से एक और चीज तुमको पता चलेगी, देखना ध्यान से।
तीसरी स्थिति में भी हमको R बराबर ही लिखना है। तीसरी स्थिति में ये रही तीसरी स्थिति, इधर से धारा प्रवेश कर रही है, किस लंबाई पे चलेगी? ऐसे जा रही है, उधर से निकल जा रही है, ये लंबाई पे चल रही है, तो यल की जगह क्या लिख लिए? ये किस क्षेत्रफल से प्रवेश कर रही है, किस क्षेत्रफल के लंबवत? तो इस वाले क्षेत्रफल के लंबवत। इस क्षेत्रफल की ये लंबाई है b, अगर ये b तो ये भी कितना b, और ये चौड़ाई है जो कि कितना है c, तो b इंटू सी। देख रहे हो ये और ये सेम है कि नहीं? धारा की तो डायरेक्शन चेंज हुई है। अगर धारा सदिश राशि होती तो डायरेक्शन बदलने पे उसके आगे यहाँ पे क्या आता? माइनस। क्या माइनस आया? और अगर देखा जाए कि सदिश राशि के किस राशि को, कैसी राशि को कहते हैं? जिसमें परिमाण और दिशा हो। जिसमें परिमाण है और डायरेक्शन भी है, इधर उधर चल रही है, तो इसके हिसाब से तो सदिश होना चाहिए। और सदिश अगर होता तो माइनस भी आता, लेकिन अदिश है। मैं कारण भी बता रखा हूँ क्यों अदिश है, क्योंकि बस सदिश योग के नियम का पालन। और यहाँ देख लो, यहाँ से भी प्रूफ हो चुका है, डायरेक्शन बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, धारा हमेशा सेम रहती है, क्योंकि कैसी राशि है? अदिश राशि। आई बात समझ में? तीनों स्थितियों में प्रतिरोध कैसे निकल रहा है, समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं। किस टाइप का क्वेश्चन लें? बेलन हो ही गया है और ये घनाभ हो ही गया, बच का रहा है गोला। गोले का क्षेत्रफल निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। उसमें एक स्थिति बस बन सकती है, कई सारी स्थितियां जैसे इसमें बन रही है वैसी नहीं बनेगी। चलो गोला ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, पूरा गोला नहीं लेंगे, अर्ध गोला ले रहा हूँ। कैसा गोला ले रहा हूँ? कभी भीख उख मांगे हो? कभी भीख उख मांगे हो? वही वाला कटोरा है। इसकी त्रिज्या कितनी है? r, तो ये भी कितनी होगी लंबाई? r, ठीक है ना? धारा इधर से प्रवेश कर रही है और यार से क्या कर रही है? निकल जा रही है, ठीक है ना? धारा इधर से प्रवेश कर रही है और इधर से निकल जा रही है, ठीक है? तो इसका हमको क्या बताना है? प्रतिरोध। बताओ कैसे होगा? इसका भी विशिष्ट प्रतिरोध कुछ ना कुछ होगा, प्रतिरोधकता। किस लंबाई पे धारा बह रही है? यहाँ से प्रवेश कर रही है, अनंत निकल गई तो त्रिज्या के बराबर वही ना, ये त्रिज्या तो ये भी कितना होता है? त्रिज्या है, तो r, और इसका ये क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, पाई r वृत्त है ना ऊपर। बस हो गया, चलो ये खत्म हो गया, ठीक है ना? और भी इसमें अगर किसी टाइप का चित्र मिलेगा तो बताएंगे, बाकी इतना है अभी। अब देखो बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। कौन फोन कर दिया? लाइट मोड में करना। चलो देखो, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। तुम लोग जाना चाहते हो जाओ, बैठ गए? देखो प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता समझना है क्या होता है। मतलब अगर हम ताप में परिवर्तन करते हैं तो प्रतिरोध में किस प्रकार परिवर्तन होता है ये समझना है, ठीक है ना? मैं यहीं से शुरू करने वाला था आज, लेकिन मुझे याद आ गया यो, तो मैं यो पढ़ा दिया, ठीक है? देखो मैं शुरू करने वाला था क्योंकि ये लिख दिया था
ये इसीलिए लिखा था ताकि इसको शुरू कर सकूं, ठीक है। अब देखो उसी का यूज यहाँ पे होगा। हमको प्रतिरोध के बारे में पढ़ना है, तो प्रतिरोध आर का फार्मूला वहाँ पे दिख रहा है ना। आर बराबर क्या लिखा है, आर बराबर लिखा है माइनस यम यल बटे यन ई स्क्वायर टाउ एवरेज इंटू ए, यही ना है। जहाँ यम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। यल तो यल पे अब इन बहुत देरी से बातें कर रहे हैं, चालक की लंबाई, यन क्या है, एकांक आयतन में, एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की। ये तो बहुत फेमस है, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो कि फिक्स होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। टाउ एवरेज क्या है, क्रांतिकाल। ए क्या है, चालक के, थोड़ा इधर जगह नहीं है, इधर लिख देता हूँ, आई जगह यह कहा, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है ना। आई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, -31 किलोग्राम, ठीक है। वहाँ से कुर्सी ले लो, इधर से जाया करो, अड़बड़बम का घुस जाते हो, वहाँ से आओ, साफ कुर्सी आओगी, कहाँ गंदगी ले रहे, लजा रहा दुल्हन है। बैठ गए, हाँ का ब्राइटनेस, अच्छा इसका वो लाख नहीं हुआ है, अब नहीं होगा, जाने दो, आज गड़बड़ाना लिखा था, गड़बड़ा गया, अब नहीं हो रहा होगा। हाँ देखो, पढ़ा रहे हैं तो बीच हम जाके उसको सेट करेंगे तो आधा चीज तो भूल ही जाएंगे क्या करना था उसको। वो चढ़ जाएगा, चिंता मत करो भाई, यही बढ़िया चीज़ पढ़ाया हूँ ना, तन की गड़बड़ रहेगा चल जाएगा, चढ़ा देंगे। चलो ये सब सबको पता था, पहले का बताया हुआ था, ठीक है ना, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबर तो सबका लिखा हूँ, सबके बारे में पहले से बता रखा हूँ, फार्मूला जब पढ़ा था। अब चेक करना है कि प्रतिरोध ताप पर किस प्रकार निर्भर करेगा। अच्छा ये बताओ, अगर मैं ताप में परिवर्तन करता हूँ, ताप को बढ़ाता घटाता हूँ, तो यल और ए में कोई परिवर्तन होगा? कौन सा ताप बढ़ाना है? मान लो ये चालक है, तो ये चालक यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसके चारों तरफ का ये जो बाहर का टेम्परेचर है उसको परिवर्तित करना है, इसको थोड़ा आगे में झोंक के गर्म करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। इसके बाहर का टेम्परेचर, इसको झोंक दोगे, आग में डाल दोगे तो ही लंबैया वम्बैया कुल परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है ना, गल उल जाएगा, गायब, लंबैया गायब हो जाएगी। तो देखो कौन सा ताप परिवर्तित करना है, ये समझ में आया ना। अब देखना ध्यान से, ताप में परिवर्तन करने से होगा क्या, आर, हम ताप को बढ़ा के एक बार देखेंगे और एक बार ताप को घटा कर देखेंगे, दोनों से हमको सेम निष्कर्ष मिलेगा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग लिखेंगे ताप बढ़ाने पर, पहली स्थिति में हम क्या करेंगे, ताप बढ़ाने पर, ताप कैसे बढ़ाएंगे, ताप कैसे बढ़ाएंगे,
ले जाके धूप में रख दो, ताप बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ रूम में रखा हुआ है, तो यहाँ से ले जाके धूप में रखोगे तो बाहर का टेम्परेचर धूप वाला ज़्यादा होगा ना अंदर के टेम्परेचर से, तनी मनी जरूर फर्क पड़ेगा। तो कुछ इस टाइप से करना है, ठीक है ना। या फिर यहीं में रख के अगलिया बगलिया आग लगा दो, बीच में चालक पे नहीं लगानी है, उसके अगल बगल लगानी है, तब भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं। तो किसी तरह ताप को बढ़ा देना है। अब ताप के बढ़ाने से होता क्या है, देखो, जब ताप को बढ़ाएंगे तो ताप को बढ़ाने से होगा क्या कि ये जो यन दिख रहा है, यम और ई पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यम और ई एक फिक्स वैल्यू है। यम और ई क्या है, एक फिक्स वैल्यू है। ये फिक्स है 9.1 × 10⁻⁻31 और ये है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। इसको नहीं बदल सकते। बदलेगा कौन, यन और ए, हाँ, यन और टाउ एवरेज, ठीक है ना। यन क्या है, एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन कुछ होंगे, हमने कितना मान रखा है, यन। किसी चालक में कुछ और होंगे, कोई और चालक ले लोगे किसी और पदार्थ का, कुछ और होंगे। तो एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यन है, ठीक है ना। अब जो ये चालक होता है ये परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं ना। तो मैं लोहे का चालक लेके दिखाया था, लोहे के चालक में जो आयतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसने उसको निकाल दिया था बाहर के टेम्परेचर पे, निकाल दिया था कि नहीं, निकाला था ना। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जा रहे थे, 2 प्लस आ जा रहा था, वो इलेक्ट्रॉन पूरे चालक में घूम रहे थे, शुरू में बताया हूँ पूरा। तो 2 इलेक्ट्रॉन मान लो फ्री कर चुका है, उसके बाद फिर तुम ताप बढ़ाए, तो जो आयतम कोष में जब अष्टक पूरा हो चुका है तो उन इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलेगी कि नहीं। जब ताप बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलेगी ना, मिलेगी कि नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाएगा, बहुत ज़्यादा ऊर्जा पाएगा, तो वो भले अष्टक पूरा है तब भी उस कक्षा को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। सीधा हिसाब अगर समझो, ज़्यादा केमिस्ट्री के अंदर नहीं घुसना है। तो ताप बढ़ाओगे, इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाएंगे और तेज़ी से गति करेंगे और बाहर निकलेंगे, परमाणु से बाहर निकलेंगे, चालक से बाहर नहीं निकलेंगे। किससे बाहर निकलेंगे, तो मतलब कहने का ये है कि ताप बढ़ाने पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, होंगे कि नहीं। एकांक आयतन में पहले यन थे, ताप बढ़ाने से ज़्यादा फ्री हुए, उसी एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी कि नहीं, बढ़ेगी ना। पहले एक छोटा सा रूम है, उसमें तनी से इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, छोटा सा डब्बा है उसमें तनी से इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है ना। जैसे देखो ये डब्बा है, ये क्या है, ईंट से अब इसका नाम चेंज हो गया, ये क्या है, डब्बा है। इसमें ऐसे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे, ठीक है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। कितने भरे हुए हैं, एकांक आयतन में। इसके छोटे से आयतन में, इतने में कितना भरे हुए हैं, ऐसे कुछ भरे हुए होंगे, ठीक है ना। जब इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और फ्री होंगे, और यहीं में ढेर का आगे नाचेंगे, और ढेर का फ्री होंगे तो यो में तो बढ़ेंगे, बढ़ेंगे कि नहीं। तो ताप बढ़ाने पे एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। तो एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर बढ़ेगी तो आर तो इसके व्युत्क्रमानुपाती है, तो आर का मान क्या हो जाएगा, घटेगा। मतलब ताप बढ़ाने पर, टेम्परेचर को बढ़ाने पर यन का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर यन का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। और यन का मान बढ़ने से आर का मान घट जाता है। आर का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। आई बात समझ में। ताप बढ़ाने पे यन का मान बढ़ा, जिससे आर क्या हुआ, घट गया। और कुछ हुआ होगा ताप बढ़ाने पे, मैं बोला था ताप बढ़ाने पे यन भी बदलेगा और ये भी बदलेगा। टाउ एवरेज के साथ क्या हुआ होगा सोचो। ताप को बढ़ा दिया गया, ताप को बढ़ाने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, हुए कि नहीं। तो जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री हुए तो और जल्दी जल्दी टकराएंगे। और एक बात, ताप बढ़ाने से एनर्जी भी पाएंगे, तो पहले जिस स्पीड से चल रहे थे उससे और स्पीड बढ़ जाएगी। ज़्यादा फ्री भी हुए और स्पीड भी बढ़ गई, दो फायदा हुआ ताप बढ़ाने से। पहले भी चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं, बस अब क्या हुआ है, ताप बढ़ गया है, और ताप बढ़ने से उनका वेग भी क्या हो गया है, बढ़ गया। वेग तो बढ़ा ही, साथ में
उनकी संख्या भी बढ़ गई कि नहीं। जैसे तुम्हें लोग इतने लोग इस क्लास में हो, मैं कहूँगा इसमें दौड़ोगे, बहुत कम चांस होगा टकराओगे। और इसमें संख्या बढ़ा दूँ, 2 गुनी 3 गुनी संख्या कर दूँ, तब दौड़ोगे तो टकराओगे कि नहीं ज़्यादा, पहले से ज़्यादा जल्दी जल्दी टकराओगे ना। और क्या हो सकता है, ज़्यादा संख्या बढ़ जाए और एनर्जी भी तुमको दे दिया जाए। मान लो चल के आए होगे, फिर खाना वाना खिला दिया जाए, थोड़ा आराम कर लोगे, खाना पच जाएगा तो एनर्जी आ जाएगी, आएगी कि नहीं। मैं कल यह बोल दिया था 4 थरिया खिला दिया जाए तेज दौड़ोगे तो कुछ लोग देखे थे तो बोल रहे 4 थरिया खाने के बाद सो जाओगे मैं उसके आगे बोलना, वहाँ कहने का मतलब ये था कि मतलब खाने से एनर्जी मिलेगी, ठीक है ना। मैं बोलना भूल गया था कि 4 थरिया खाने के बाद आराम करके फिर दौड़ेगा, ठीक है मान लो खाने के बाद फिर जब दौड़ना शुरू करोगे तो पहले से तेज भी तो दौड़ोगे कि नहीं। संख्या भी बढ़ गई, जल्दी जल्दी टकरा रहे हो, अब फिर तेज दौड़ोगे तो और जल्दी टकराओगे, तो डबल फायदा हो रहा है कि नहीं ताप बढ़ने से। तो अब जल्दी टकरा रहे हो, क्या हो रहा है, जल्दी टकरा रहे हो। जल्दी टकराने के दो कारण हैं, पहला यन का मान बढ़ जाना और दूसरा वेग बढ़ जाना। एनर्जी पाएगा तो वेग भी तो बढ़ेगा। तो 2 कारण हैं ताप बढ़ने के कारण टकराने में, ठीक है ना। अब टकराने से क्या होगा, ये जो टाउ एवरेज लिखा है श्रांतिकाल का मतलब है 2 टक्करों के बीच का समय। तो 2 टक्करों के बीच के समय का ये एवरेज है, औसत है, कुछ है। कई बार टक्कर हुआ होगा, उनका औसत निकाला गया तो इतना आया। वही टक्कर जब जल्दी जल्दी होने लगेगा तो टाउ का मान घटने लगेगा, जल्दी टकराएगा तो कम आएगा ना टाउ का मान। तो जब कम आएगा तो उसका औसत भी क्या आएगा, कम आएगा। और इसके कम आने के 2 कारण ध्यान में रखना। कितने कारण, पहला यन का मान बढ़ जाना और दूसरा उनका वेग बढ़ जाना। 2 कारण। यहाँ एक का कारण हो रहा था, बस यन का मान क्या हो जा रहा था और इसमें कोई प्रभाव पड़ा था यन पे, यन और किसी कारण बढ़ा था, बस तब टेम्परेचर बढ़ने के कारण डायरेक्ट ही बढ़ गया, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। लेकिन जब इसकी बारी आ रही है ये 2 कारणों से घट रहा है, पहला कारण यही बढ़ा है, दूसरा कारण उसका वेग बढ़ा है। तो टाउ एवरेज क्या हुआ, घट गया। अब यहाँ से देखा जाए तो आर का मान क्या हो जाएगा, इसके भी उस क्रमानुपाती है ना। तो जब यहाँ पे ये घटा है तो आर का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हुई ताप बढ़ाने से, दोनों भौतिक राशियाँ इसी में है, एक घट रही है तो और एक क्या हो रही है। इसका मतलब दिमाग में ये आ रहा होगा कि एक ठे घटी एक ठे बढ़ी, तो कुल मिला जुला एक परिवर्तन में नहीं हुआ होगा। एक ठे घटी एक ठे बढ़ी तो कहाँ परिवर्तन हुआ, बराबर कर दिया होगा, यही लग रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें ये वाला जो टाउ एवरेज दिख रहा है तुमको, जो टाउ एवरेज दिख रहा है ये ज़्यादा प्रभावी है। ये क्या है, ज़्यादा प्रभावी है। ये प्रैक्टिकल करके देखा गया है कि ये ज़्यादा प्रभावी होता है। एक चालक लेके उसके ताप को बढ़ा दिया गया तो देखा गया था कि उसका आर भी क्या हो जा रहा था, बढ़ जा रहा था। अब सोचा गया यहाँ पे कि आर घटता भी है तो एक बढ़ने से, और इसके घटने से बढ़ता है, तो घट भी रहा है बढ़ भी रहा है, फिर भी कर रहे हैं बढ़ रहा है, केवल प्रतिरोध क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उसके वहाँ से ये पता चला कि जो टाउ एवरेज होता है वो घटता है, और इसकी तुलना ये जितना बढ़ रहा है उसकी तुलना में ज़्यादा घट जाता है। तो जब ज़्यादा घटेगा तो ये ज़्यादा बढ़ेगा कि नहीं। और मैं 2 कारण भी बताया इसमें, तो ये कई ताप बढ़ाने बस फ्री हो गए, लेकिन इसके घटने के 2 कारण बताया। पहला ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाना, जल्दी जल्दी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी तो जल्दी जल्दी टक्कर होगी, और स्पीड भी चलने लग रहे हैं, वेग भी बढ़ जा रहा है। तो इसका मतलब ये ज़्यादा प्रभावी है। तो ज़्यादा प्रभावी है तो इसके साथ जो हो रहा है वही घटना घटेगी ताप बढ़ाने से। तो सब मिला जुला के क्या किया गया, आर का मान बढ़ जाएगा। ताप बढ़ाने पर आर का मान क्या हो जाएगा, आया समझ में। और ताप घटाने पर क्या होगा, इसी का उल्टा, ताप घटाने पर सीधी सी बात है, बढ़ाने बढ़ रहा है तो घटाने पर घटेगा, होगा कि नहीं। जैसे ताप का मान क्या किए, घटा दिए, पहले ज़्यादा ताप रहा होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे होंगे, अब ताप कम कर दिए, इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं होंगे ज़्यादा, तो एक प्रकार से यन का मान क्या हो गया, घट गया। तो यन का मान घटा तो आर का मान बढ़ा। फिर ताप कम किए तो टाउ एवरेज पे क्या प्रभाव पड़ा, टाउ एवरेज बढ़ेगा क्योंकि भीड़ कम हो गई, और टेम्परेचर कम कर दिए तो एनर्जी नहीं पा रहे हैं सब दौड़ने के लिए, धीरे धीरे चलेंगे
तो यहाँ पे टाउ एवरेज क्या होगा, टाउ एवरेज बढ़ने से आर क्या हो जाएगा, और ज़्यादा प्रभावी यही होगा, होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ दो कारण है, एक वेग का घटना, एक संख्या का घटना, ठीक है। तो इस बार आर का मान क्या हो जाएगा, तो ताप बढ़ाने से आर बढ़ता है, ताप घटाने से आर भी क्या होता है, घटता है। ये केवल किसके लिए अभी मैं बताया हूँ, चालक के लिए। ये किसके लिए बताया गया है, अभी बताऊंगा अर्धचालक के लिए कल, और उसके बाद बताऊंगा मिश्र धातुओं के लिए। मिश्र धातुएं वे धातुएं हैं जिसको इंसान बना के रखे हैं, ठीक है ना, कुछ धातुओं को मिला के मिश्र धातु बना दी गई। इतना नोट कर लो, फिर आगे बता रहा हूँ।